हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन के बारे में। डिफरेंशिएशन, अवकलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अवकलन का फॉर्मूला तो देखो, जैसे बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसको dxn अपॉन dx, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला है, खाली यही लोग ज्यादातर देखते हैं, पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अवकलन हम लोग करते क्यों। ये सब बाद में आएगा, पहले अवकलन को समझते हैं कि अवकलन की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो देखो, जरूरत ऐसा पड़ती है, मान लो हमारे पास एक ग्राफ है y और x के बीच में, x और y के बीच में क्या है, कोई ग्राफ है, ध्यान रखना। मान लो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ y और x के बीच में, x के अलग अलग मान पे y के कुछ मान प्राप्त हो रहे हैं, ग्राफ ऐसा हमको मिल रहा है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन वक्र मिल रहा है, ध्यान रखना। तो हमको एक्स वाई ग्राफ कैसा मिल रहा है, सीधा ग्राफ मिल रहा है, ध्यान रखना। अब मुझे बोले इस ग्राफ की ढाल निकालनी, क्या निकालनी है, ढाल। ढाल का मतलब होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप। कोई आपको बोले कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो कोई लाइन tan अक्ष एक्स के साथ जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, ध्यान रखना। x अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे, ध्यान रखना। तो ये ढाल देखो, ये इसकी ढाल है, ये हम निकाल सकते हैं। और इसका जो tan थीटा है, ढाल का जो tan होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब थीटा का जो मतलब ये जो कोण आया ना, उस कोण का tan निकालो, वही अपनी क्या होगी, ढाल होगी, क्या होगी, ढाल होगी। अब देखो, मान लो अगर ये पॉइंट लेता हूं, यहाँ अगर ढाल निकालना है तो ये भी थीटा, ये पॉइंट लेता हूं, यहाँ अगर ढाल निकालना है तो ये भी क्या है, थीटा, और ये पॉइंट लेता हूं, यहाँ अगर ढाल निकालना है तो ये भी क्या है, थीटा। मतलब इस लाइन के अंदर इसके हर एक पॉइंट पे ढाल क्या है, एक समान। इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे ढाल क्या है, एक समान है, ध्यान रखना। तो इनके अंदर अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, समझना बच्चों, कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग है। आप 2-3 अभी आज के लेक्चर में खाली समझने की बात करना। ये ग्राफ मान लो ऐसा है। अब अगर आपको बोले इस पॉइंट पे ढाल निकालनी, तो आप क्या करोगे, जब कोई ग्राफ कर्व के फॉर्म में, वक्र के रूप में होता है, तो उसके ऊपर क्या खींचनी पड़ती है, स्पर्श रेखा। क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर ये हो गया थीटा 1, ठीक है, ये ढाल निकाल दी। अब आपको बोले, कोई बोले सर इस पॉइंट पे ढाल निकालो, तो यहाँ पे मैंने क्या खींच ली, स्पर्श के लिए, ये कितना हो गया, थीटा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पे ढाल का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। या थीटा 1 अलग होगा, थीटा 2 अलग होगा, तो tan थीटा 1 क्या होगा, अलग होगा, tan थीटा 2 क्या होगा, अलग होगा। मतलब इस ग्राफ में ढाल का मान क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ ढाल क्या है, वही है, समान है। अब ये, अब ढाल निकालते कैसे। अब यहाँ पर हमें ये अवकलन क्यों आया, ये ढाल वाली बात तो हमने निकाल दी। ढाल बहुत काम आएगी अपने, ढाल वाली चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ध्यान रखना। अभी समझना अब इसको खाली कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मेरे को किसी ग्राफ की ढाल निकालनी है, एक ग्राफ है एक्स और वाई के बीच में, उसकी ढाल निकालनी है। अगर ग्राफ सीधी रेखा है तब तो ढाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ग्राफ कर्व के रूप में, वक्र के रूप में, ग्राफ ऐसा जहाँ वक्र हो, ये ऐसा वक्र हो या ऐसा वक्र हो, कैसा भी वक्र हो, वहां अगर ढाल निकालनी है तो वहां प्रॉब्लम आती है। उसको समझते हैं, देखो अब उसकी बात करते हैं। अब ढाल निकालते हैं, तो ग्राफ बताए। अब देखो ढाल निकालने की हम बात करते हैं, क्या करना है, देखो ये ग्राफ है। अब मुझे ढाल निकाली, सब जगह समान है, मैंने एक पॉइंट ले लिया ये और एक पॉइंट ले लिया ये इस पॉइंट की बात की, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 है, यहाँ क्या है, y1 है। इस पॉइंट की बात की, x2 है, यहाँ क्या है, ये y2। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को P दे दिया, इसको दे दिया Q, और ये अपना O है। अब मैंने क्या किया, त्रिभुज बना लिया है, यहाँ एक त्रिभुज बन जाता है। ये कोण थीटा है, ढाल यही तो है, ये त्रिभुज बन गया है, इसको दे दिया PQR दे दिया। अब आपको पता है,
अब इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, मैं यहां बनाता हूं P Q R, ये कौन क्या है थीटा। अब देखो ये पूरा तो x2 है और ये x1 है, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये y2 ये y1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 है तो ये भी क्या होगा y2 माइनस y1। मतलब ये वाली दूरी होगी x2 माइनस x1, ये वाली क्या होगी y2 माइनस y1। tan थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, लंब कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर मुझे इस ग्राफ की ढाल निकालनी है तो कोई भी दो बिंदुओं का अंतर निकाल दो y अक्ष में और कोई भी दो बिंदुओं का अंतर निकाल दो x अक्ष में। मतलब दो बिंदु लिए, उनके y निर्देशांकों का अंतर बटा उनके x निर्देशांकों का अंतर, मेरे को क्या मिल गया ढाल मिल गया। तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा हमारा m, या उसको ढाल बोलेंगे, इधर लिखता हूँ नीचे, ढाल बराबर m बराबर tan थीटा बराबर क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो गया x2 माइनस x1। तो समझ में आ गया। अगर ये वाली चीज हमको गिवन है तो हम यहाँ पे ढाल कैसे निकालेंगे, सीधा हम लोग निकाल देंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब बच्चों इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप इस चीज को निकाल नोट करना तो भले नोट कर लो, अगर मेरे को ढाल निकालनी है तो मैं इस तरह से करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भले आप इसका। अब आगे बात करते हैं, जहां ग्राफ किसके रूप में हो, वक्र के रूप में, कर्व के रूप में हो, वहां क्या प्रॉब्लम आती है, वहां कैसे हम ढाल निकालेंगे, उसके लिए हमें अवकलन की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग समझेंगे, ध्यान रखना। तो वहां क्या करेंगे, वहां हम लोग, अब दूसरा ग्राफ देखो, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब मैं यहाँ पे इस ग्राफ की, इसकी ढाल आपको पता है स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी, इसकी ढाल के लिए स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी। अब निकालने के लिए देखो, ये पॉइंट ले लिया मैंने x1, ये पॉइंट ले लिया y1, ये पॉइंट ले लिया x2, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने y2। अगर मैं त्रिभुज बना लूं, ये P, ये Q, ये R। अब बच्चों क्या हो रहा है, अब देखो ये पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा, ये दूरी कितनी है x2 माइनस x1, ये कितनी है y2 माइनस y1। अब यहाँ पर एक त्रिभुज नहीं बन रहा, ये लाइन है ना वो सीधी नहीं है, ये लाइन किसके रूप में वक्र है। अगर ये लाइन सीधी होती तब तो कोई टेंशन थी ही नहीं, तब तो सीधा निकाल सकते हैं, पर ये लाइन सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे थीटा का मान क्या है, अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे थीटा का मान क्या है, अलग अलग है। तब हम क्या करते हैं, तब ऐसा करते हैं कि P व Q बिंदुओं को, P व Q बिंदुओं को बहुत नजदीक लाया जाता है। मतलब इन P और Q बिंदु एकदम क्या आ गए, नजदीक आ गए, नजदीक, इतने नजदीक आ गए कि दोनों की ढाल क्या है, समान। उनको इतना नजदीक माना, P व Q बिंदु बहुत ही नजदीक है, अति अल्प है, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, तथा दोनों की ढाल क्या है, समान है। तो इसमें ऐसा लिखते हैं कि P व Q बिंदुओं बहुत नजदीक लाया जाता है ताकि दोनों बिंदुओं की ढाल समान हो। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि P व Q क्या बहुत ही नजदीक है। ऐसे देखो क्या करते हैं, इसमें देखो ये जैसे ग्राफ है ना, तो यहाँ मेरा P और यही मेरा Q, ध्यान रखना, ये मेरा P, ये मेरा क्या हो गया Q। अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पे ढाल क्या हो जाएगी, दोनों पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, ये P और ये क्या Q है, तो ढाल दोनों पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, समान। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2।
तो इन दोनों को बहुत नजदीक लाते हैं, तब अपने ढाल क्या हो जाएगा, तब हमारा ढाल जैसे tan थीटा बराबर क्या लिखा मैंने, x2 माइनस x1 बट सॉरी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये बहुत, इनका अंतर बहुत कम है, तो बहुत कम अंतर, इसलिए इसको लिखते हैं dy, इसको लिखते हैं dx, और यही हमारा m बराबर tan थीटा dy अपॉन क्या होता है dx। मतलब x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, y में परिवर्तन, और ये बहुत कम परिवर्तन है। अगर अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हर एक पॉइंट लेंगे, मतलब हम लोगों ने क्या किया, p और q को एकदम संपाती मान लिया, बहुत नजदीक, या इसको बोल सकते हैं कि p व q क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, संपाती करने पर। संपाती मतलब एक ही जगह पर लेके आगे, p और q के बीच की दूरी को न के बराबर लिया, तब हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगी इस ग्राफ की ढाल, इस ग्राफ की क्या मिलेगी, ढाल। क्यों ऐसा हमने, देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि परिवर्तन समान हो रहा है, चाहे इन दोनों की बात करें तब भी समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, हर बार परिवर्तन समान है। इन दो बिंदुओं की बात करें, आगे इन दो बिंदुओं की बात करें, अगर ये दूरी समान है आपस में, तो ये वाली दूरी भी आपस में क्या होगी, समान। समझना, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखो, अगर मैंने ग्राफ के अंदर, मैं यहाँ लिखता हूँ, ग्राफ के अंदर दो बिंदु लिए, ये लिया एक, ये परिवर्तन और ठीक है, और एक दो बिंदु लिए ये, अगर ये और ये बराबर है तो इसके सापेक्ष ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि परिवर्तन सब जगह समान होता है। पर अगर हमारा ग्राफ कर्व के रूप में हो तब परिवर्तन समान नहीं होता, तब हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, इसी को बोलते हैं अवकलन बोलते हैं। ध्यान रखना कि x के सापेक्ष एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, उसके सापेक्ष दूसरी में परिवर्तन क्या करना, निकालना। तो इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा और अभी भाषा के रूप में लिखवाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको एक बार क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे से इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, चीजें थोड़ी सी नहीं है और थोड़ी डिफिकल्ट भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। बिना समझे हुए अवकलन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। पूरा अवकलन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया ना। तो समझना इस चीज को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, एक के सापेक्ष दूसरे में क्या निकाल रहे हैं, परिवर्तन निकाल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि y और x की बात कर रहे हैं तो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को ऐसा भी लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। अगर ये y x का फलन है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को देखो, जैसे y हमको दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ सीधा नहीं आएगा। अगर मान लो y इक्वल्स टू x है, यहाँ पे भी y किसका फलन है, x का, यहाँ पे भी y x का फलन है, इस केस में ग्राफ क्या होता है, सीधा आता है। तब हमको अवकलन की जरूरत नहीं पड़ती परिवर्तन निकालने के लिए। पर जब अगर मेरे को यहाँ पर परिवर्तन निकालना है, तब हमको किसकी जरूरत पड़ती है, अवकलन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो ग्राफ सीधी रेखा ना कि क्या आता है, वक्र आता है, किसी तरह का कर्व मिलता है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अवकलन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिख लिया कि y किसका फलन है, x का फलन है, मतलब y x पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमें इसका ग्राफ मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन लिखेंगे dy अपॉन dx, जैसे लिखेंगे d fx अपॉन क्या लिखेंगे, dx। इसको बोलते हैं अवकलन रूप। क्या बोलते हैं इसको, लो अवकलन रूप बोलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं x में परिवर्तन कर रहा हूं, उसके सापेक्ष हमको y में परिवर्तन ज्ञात करना हो, तब हम इसको बोलते हैं अवकलन रूप में। इसको बोल सकते हैं x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन, y में परिवर्तन, कि x में परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं और y में परिवर्तन क्या है, हो रहा है, इसको हम फलन के रूप में बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर x और y
तो y x के ऊपर निर्भर करता है, तो अगर मैं x में परिवर्तन करूंगा तो y में होगा, और परिवर्तन अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे। देखो इधर ये ग्राफ है, अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूंगा, ये मान लो दूरी 1 है, और इन दो पॉइंट की बात करूंगा, ये दूरी कितनी है, 1 है, तो इसके सापेक्ष यहाँ परिवर्तन और इसके सापेक्ष यहाँ परिवर्तन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्र कर्व के रूप में, तो ये वाला परिवर्तन इसके बराबर नहीं है, ये वाला परिवर्तन इसके बराबर नहीं है, तो अलग अलग पॉइंट पे अगर परिवर्तन निकालना है तो मेरे को अवकलन करना पड़ेगा। अब अवकलन के कुछ सूत्र है, उसको समझते हैं। अवकलन के सूत्र क्या है? अवकलन के सूत्र। एक और चीज देख लो, जैसे इसको यहाँ पे एक और के लिए, जैसे अपने को दे दिया, उदाहरण समझते हैं। हमें दिया पहला उदाहरण, विस्थापन x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x t का फलन है, मतलब विस्थापन जो है वो किसका फलन है? समय का फलन है। विस्थापन किस पे निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे। अब हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे? समय के सापेक्ष। तो dt अपॉन क्या करेंगे? dx। तो ऊपर क्या है? विस्थापन में परिवर्तन, नीचे क्या है? समय में परिवर्तन। यही तो क्या होता है? हमारा वेग होता है। तो v बराबर dx अपॉन dt। अब जब हमारा वेग हर समय पे बदल रहा हो, तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला तात्क्षणिक वेग का है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन? विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन हो रहा है? विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? विस्थापन में। वैसे ही हम लोगों ने एक चीज और देखी होगी, एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर एग्जांपल दूसरा, मान लो वेग इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो त्वरण क्या होता है? dv अपॉन क्या होता है? dt। वेग में परिवर्तन की दर। तो जब हमको तात्क्षणिक चीजें निकालनी हो, जो समय समय पे क्या कर रही हो? बदल रही हो, तब हम किसका उपयोग करेंगे? अवकलन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? अवकलन का उपयोग करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब हम बात करते हैं अवकलन के सूत्र। किसकी बात करते हैं? अवकलन के सूत्र की बात करते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है बच्चों, अवकलन यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। अब इसके सूत्र मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो अवकलन के सूत्र देखो, अभी स्टार्ट करते हैं, कल मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अवकलन के सूत्र, तो देखो अवकलन के सूत्र, पहला हमने ले लिया, मान लो d अपॉन dx और x की पावर n हमेशा उसी के सापेक्ष होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि विस्थापन किसका फलन है? t का, तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। क्योंकि जिस पे निर्भर करता है, यहाँ पर कोई भी दूसरा फलन है, वो जिस पे निर्भर करेगा उसी के सापेक्ष उसका अवकलन होगा। तो यहाँ पे x की पावर n बटा dx, हम अवकलन कर रहे हैं x की पावर n का, और निर्भर किस पे करता है? x पे। जैसे हमको दे दिया y इक्वल्स टू x की पावर n, ऐसा दिया हुआ, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। इसकी जगह क्या लिखोगे? dx की पावर n अपॉन dx। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर हमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कोई वेरिएबल है, उसकी घात n है, तो उसका अवकलन करने पे क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ कि d x की पावर n अपॉन dx बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम बात करें चर d अपॉन dx, यहाँ पर c है। c क्या है? c कोई अचर है, सॉरी c कोई फिक्स राशि है, अचर है, वेरिएबल नहीं, अचर है। तब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 0। अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तीसरा, d अपॉन dx, अगर e की पावर x है तो इसका अवकलन क्या होता है? e की पावर x। क्या होता है? e की पावर x। चौथा, d अपॉन dx, अगर log x है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। क्या होता है? 1 अपॉन x। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे अवकलन किस तरह से हम अवकलन की बात करते हैं। ये अवकलन के कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने
चाहिए, जिसकी हम एक एक करके बारी बारी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो नोट कर लो इन फॉर्मूलों को। ठीक है बच्चों, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगले लेक्चर में हम और चर्चा करेंगे इनके ऊपर, न्यूमेरिकल्स और भी अवकलन, अभी 2-3 लेक्चर अवकलन को चलाऊंगा। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लो। अगले लेक्चर में हम और चर्चा करेंगे नए बारे में, नए मतलब सूत्रों के बारे में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अवकलन अच्छा टॉपिक है, अभी समझाऊंगा इन सूत्रों का उपयोग क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, मैं सारी चर्चा करूंगा। एक बार आप इसको नोट कर लें। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम और नई चर्चा करेंगे, और नई बातें करेंगे। अवकलन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप ध्यान रखना, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और बच्चों, कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।